गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में 11th ज्योग्राफी का जो सेकंड पार्ट है, दूसरी पुस्तक है, उसका चौथा लेसन जलवायु का फर्स्ट लेक्चर दिया था। आज हम सेकंड लेक्चर शुरू करते हैं। सेकंड लेक्चर में हम मानसून के आरंभ से शुरू करते हैं कि मानसून का आरंभ कैसे होता है। 19वीं सदी के अंत में ये व्याख्या की गई थी कि गर्मी के महीनों में स्थल और समुद्र का विभेदी तापमान ही मानसून पवनों के उपमहाद्वीप की ओर चलने के लिए मंच तैयार करता है। अर्थात गर्मी के महीनों में स्थल का तापमान अधिक होता है और वहाँ पर एक निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है और पवनें चूँकि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ दौड़ती है, इसलिए ये मानसून का कारण बनती है। अप्रैल और मई के महीनों में जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित विशाल भूखंड अत्यधिक गर्म हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग पर एक गहन न्यून दाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। क्योंकि भूखंड के दक्षिण में हिंद महासागर अपेक्षाकृत धीरे धीरे गर्म होता है, निम्न वायुदाब केंद्र विषुवत रेखा के उस पार से दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनों को आकर्षित कर लेता है। इन दशाओं में अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है और इस प्रकार दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनों के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है, जो भूमध्य रेखा को पार करके भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित हो जाती है। ये पवनें भूमध्य रेखा को 40 पूर्वी तथा 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच पार करती है। भारत में मानसून का प्रवेश। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है और शीघ्र ही 10 और 13 जून के बीच ये आर्द्र पवनें मुंबई व कोलकाता तक पहुंच जाती है। मध्य जुलाई तक संपूर्ण उपमहाद्वीप दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभावाधीन हो जाता है। वर्षावाही तंत्र तथा मानसूनी वर्षा का वितरण। वर्षावाही तंत्र और मानसूनी वर्षा का वितरण क्या है, यहाँ देखिए। भारत में वर्षा लाने वाले 2 तंत्र प्रतीत होते हैं। पहला तंत्र उष्ण कटिबंधीय अवदाब, जो बंगाली खाड़ी या उससे भी आगे पूर्व में दक्षिण चीन सागर में पैदा होता है। तथा उत्तरी भाग की भारत के मैदानी भागों में वर्षा करता है। दूसरा तंत्र अरब सागर से उठने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून धारा है, जो भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा करती है। पश्चिमी घाट के साथ साथ होने वाले अधिकतर वर्षा पर्वतीय है, क्योंकि यह आर्द्र हवाओं के अवरुद्ध होकर घाट के सहारे जबरदस्ती ऊपर उठने से होती है। भारत के पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा की तीव्रता 2 कारकों संबंधित है। पहला, समुद्र तट से दूर घटित होने वाली मौसमिक दशाएं तथा दूसरा, अफ्रीका के तट से भूमध्य रेखीय जेट प्रवाह की स्थिति। मानसून में विच्छेद क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि 1, 2 या कई सप्ताह तक वर्षा न हो तो इसे मानसून विच्छेद कहा जाता है। यानी कि मानसून आने के पश्चात यदि 1-2 सप्ताह बीच में मानसून नहीं आती है तो उसे क्या कहा जाता है? मानसून विच्छेद कहा जाता है। ये किस कारण से होता है? पहला कारण है कि उत्तर भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से और अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आने से होता है। दूसरा कारण है कि पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवनें तट के समानांतर बहने लगती हैं। और तीसरा है कि राजस्थान में जो मानसून पवनें हैं, राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता वर्षा करने वाली आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से रोक देती है। अब है मानसून निवर्तन क्या होता है। देखिए, मानसून निवर्तन क्या होता है। मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून निवर्तन कहा जाता है। सितंबर के आरंभ से उत्तर पश्चिम भारत में मानसून पीछे हटने लगती है और मध्य अक्टूबर तक ये दक्षिण भारत को छोड़ शेष समस्त भारत से पीछे हट जाती है। लौटती हुई मानसून
पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके सर्द ऋतु में दक्षिण भारत में यानी अर्थात तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा करती हैं। भारत में ऋतुओं की लय क्या है? भारत की जलवायु दशाओं को उसके वार्षिक ऋतु चक्र के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। मौसम वैज्ञानिक वर्ष को निम्नलिखित 4 ऋतुओं में बांटते हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु और मानसून के निवर्तन की ऋतु। शीत ऋतु शीत ऋतु आमतौर पर उत्तरी भारत में नवंबर के मध्य से आरंभ होती है और उत्तरी मैदान में जनवरी और फरवरी तक सर्वाधिक ठंडे महीने होते हैं। इस समय भारत के अधिकांश भागों में औसत दैनिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है और रात्रि का तापमान काफ़ी कम हो जाता है, जो पंजाब और राजस्थान में हिमांक से भी नीचे चला जाता है। इसके बाद आता है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु क्या होती है? मार्च में सूर्य की कर्क रेखा की ओर आभासी बढ़त के साथ ही उत्तर भारत में तापमान बढ़ने लगता है। अप्रैल, मई व जून में उत्तर भारत में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु होती है। भारत के अधिकांश भागों में तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। मार्च में दक्कन पठार पर दिन का तापमान अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में तापमान 38 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। मई में ताप की पेटी और अधिक उत्तर में खिसक जाती है, जिससे देश के उत्तर पश्चिम भागों में 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान का होना असामान्य बात नहीं होता। दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु में मृदु होती है तथा उत्तर भारत जैसी प्रखर नहीं होती। दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण यहाँ के तापमान को उत्तर भारत से प्रचलित तापमानों से नीचे रखती है। अतः दक्षिण में तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के कुछ क्षेत्रों में ऊंचाई के कारण तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। तटीय भागों में समताप रेखा के तट के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैलती है, जो प्रमाणित करती है कि तापमान उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर न बढ़कर तटों से भीतर की ओर बढ़ता है। गर्मी के महीनों में औसत न्यूनतम दैनिक तापमान भी काफ़ी ऊंचा रहता है और ये 26 डिग्री सेल्सियस से शायद ही कभी नीचे आ पाता है। ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान जैसे आम्र वर्षा, फूलों वाली बौछार, काल बैसाखी, लू। आम्र वर्षा ये ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते पूर्वी मानसून बौछारें पड़ती है, जो केरल व तटीय कर्नाटक में एक आम बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है क्योंकि आमों को जल्दी पकने में सहायक होती है। दूसरे, फूलों वाली बौछार। इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। तीसरा है काल बैसाखी। असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली ये पवनें भयंकर और विनाशकारी वर्षा की पवनें होती है, क्योंकि इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाज़ा इसके स्थानीय नाम से काल बैसाखी से लगाया जा सकता है। चाय, पटसन व चावल के लिए ये पवनें अच्छी होती हैं। असम में तूफानों को बारदोली छीड़ा भी कहा जाता है। लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क, गर्म व पीड़ादायक पवनें हैं। दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिक होती है, जिसे हम लू कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु यानी वर्षा ऋतु। मई के महीने में उत्तर पश्चिम मैदानों में तापमान के तेजी से बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब की दशाएं और अधिक गहराने लगती है। जून के आरंभ में ये दशाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वे हिंद महासागर से आने वाली दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेती हैं। ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश कर जाती हैं, जहाँ ये भारत के ऊपर विद्यमान वायु परिसंचरण मिल जाती है। भूमध्य रेखीय गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवनें अपने साथ पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लाती हैं और भूमध्य रेखा को पार करके इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है। इसी कारण इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है।
आगे चलकर ये दक्षिण पश्चिम मानसून जब भारतीय तट पर पहुंचती है तो दो भागों में बढ़ जाती है। एक अरब सागर की मानसून कहलाती है, एक बंगाली खाड़ी की मानसून कहलाती है। अरब सागर की ओर से जो भारत में प्रवेश करती है वो अरब सागर की मानसून कहलाती है, और बंगाली खाड़ी की ओर से जो प्रवेश करती है वो बंगाली खाड़ी की मानसून कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम मानसून वर्षा की विशेषताएं, मानसून के निवर्तन यानी लौटने की ऋतु के बारे में करेंगे।